नमस्ते दोस्तों, आपने हिरोशिमा नागासाकी के इंसिडेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि इतनी डेंजरस डिस्ट्रक्शन के बाद भी जापान आज इतना डेवलप कंट्री कैसे है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो न सिर्फ जापान की हिस्ट्री को बदल गया बल्कि पूरी दुनिया का फेस भी बदल दिया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने लास्ट स्टेज पर था। इसी वक्त जापान पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। 6 अगस्त 8:16 AM पर हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। ये बॉम्ब यूरेनियम 235 से बना था और इसका फोर्स 15 किलो टन का था। इस बॉम्ब ने अराउंड 13 स्क्वायर किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ सेकेंड बॉम्ब 9 अगस्त 11:02 AM को नागासाकी पर गिराया गया और ये प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब था। इसने अराउंड 8 स्क्वायर किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी टेम्परेचर 7000 फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से बिल्डिंग फ्यूज मेल्ट होने लगी और मशरूम क्लाउड बना जो कि 40,000 फीट तक पहुंच गया। बॉम्बिंग की वजह से सर्वाइवर्स को सीवियर हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े, जैसे कैंसर एंड क्रॉनिक डिजीज, और आज तक उसके इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। रेडिएशन की वजह से इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज भी बहुत इंक्रीज हो गए। इस बॉम्ब के गिरते ही हिरोशिमा और नागासाकी की ज़मीन, आसमान और इंसानियत की तस्वीर ही बदल गई। जापान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सोशल ऑर्डर, उनकी इकोनॉमी, सब कुछ तबाह हो गई थी। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, एक वार्निंग थी पूरी दुनिया के लिए। ये बॉम्ब अटैक्स के बाद जापान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने आप को दोबारा संभालना। वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी। उनके पास ना रिसोर्सेज थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही मैन पावर। अटैक के बाद अमेरिका ने जापान पर अपना कंट्रोल शुरू कर दिया। जनरल डॉगल्स मैकआर्थर, जो अलाइड ऑक्यूपेशन फोर्स के चीफ थे, उन्होंने जापान का पॉलिटिकल सिस्टम बदल दिया। जापान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। मैकआर्थर की लीडरशिप में जापान ने एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसमें उन्होंने पीस और डिसआर्ममेंट को अपनी प्राइमरी गोल बनाया। ये तो सभी जानते हैं कि एक कंट्री के लिए अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिस्ट्रॉय हो गया हो। लेकिन यहाँ पर यूएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। 1951 में जापान ने यूएस के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी। यूएस ने जापान को फाइनेंशियल एड दिया, उनकी इंडस्ट्री को रीबिल्ड करने में मदद की और सबसे ज़रूरी बात, जापान को अपने वॉर डेब्ट्स को सेटल करने का एक चांस दिया। 1950s के दौरान जापान की इकोनॉमी ने एक ड्रामेटिक रिकवरी दिखाई। जापान ने अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर चलना शुरू किया। जापान के लिए ये टाइम था अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करने का। जापान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मेन इंजन था उनका फोकस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और उन्होंने इस ग्रोथ को शुरू किया ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक, ये कंपनी जापान की इकोनॉमी को नई उम्मीद दे रही थी। टोयोटा का जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम को अपनाना, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इतना एफिशिएंट बनाया कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। 1980s तक जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर में से एक था। ये सब कुछ उनकी हार्ड वर्क, इनोवेशन और एफिशिएंसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। जापान की सक्सेस का एक रीजन उनकी एजुकेशन सिस्टम। जापान ने अपने एजुकेशन सेक्टर को कम्प्लीटली रिवैम्प किया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक उन्होंने अपने यूथ को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी, जिसमें फोकस था टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंस पर। जापान ने अपने वर्कर्स को भी कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड की ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए रेडी हो पाए। ये एक यूनिक अप्रोच थी जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को स्किल्ड लेबर के थ्रू ड्राइव किया गया। 1960 से लेकर 1980s तक जापान एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका था। उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एफिशिएंट वर्कफोर्स ने उसे दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल कर दिया। जापान अब सिर्फ एक रिकवरी स्टोरी नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बन गया था। जापान ने न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव किया बल्कि दुनिया के हर एक कॉर्नर में अपना प्रेजेंस बनाया। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया और अपने ग्लोबल ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग किया। उनका ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। तो दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान बिल्कुल तबाह हो गया था, तब उन्होंने अपने दिल से एक नई उम्मीद को जगाया। उन्होंने अपने रिसोर्स का ठीक इस्तेमाल किया, अपने वर्कर को ट्रेन किया और दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया। आज जापान सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं, एक इंस्पिरेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जापान के लोगों के मन में बदले की भावना नहीं है, बल्कि पीस की कामना है। जापान की कहानी ये दिखाती है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।